नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिप्स क्या होती है। जो पिप है, ये लिखा है पिप क्या होती है। पिप का मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं पिप क्या होती है। सबसे छोटा चेंज जो किसी करेंसी के प्राइस में होता है। ये तो इसका एक डायरेक्ट सीधा सा आंसर हो गया। सबसे छोटा चेंज जो किसी करेंसी की प्राइस में होता है। अब इसकी जरूरत क्या थी, पिप को डिफाइन करने की जरूरत क्या थी। तो इसके एक बेसिक से मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बेसिक सी, कि भाई अपनी दुनिया में 195 देश हैं अपनी दुनिया में, ठीक है। और इन सारे देशों में लगभग 180 करेंसी, डिफरेंट करेंसीज हैं जो चलती है। जैसे कि भारत की इंडियन रुपीज है, नेपाल की नेपाली रुपया है, और पाकिस्तान की पाकिस्तान का रुपया है, ठीक है। और ऐसे श्रीलंका का अपना है, यूएस का यूएस डॉलर, कनाडा का कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन का ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, है ना। इस तरह 180 डिफरेंट करेंसीज हैं पूरी दुनिया में। अब अगर मैं ये लिखूं कि यूएसडी INR इक्वल टू कितना 74.50, तो इसे हम क्या बोल लेंगे, $1 में 74.50 पैसे, 74 रुपये 50 पैसे, ठीक बात। अब अगर मैं इसे लिखूं, अब मैं क्या कहूं कि यूएसडी INR का रेट बढ़ के हो गया भैया 74.60। तो ये क्या हो गया, पॉइंट दस पॉइंट से बढ़ गया ये, ठीक है। यूएस डॉलर में इंडियन रुपीज बढ़ गए। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि नाउ आई हैव 74 रुपीज 60 पैसा, ठीक है ना। ये रुपया और ये पैसा। और अगर मैं इसी चीज को करता हूं यूएसडी JPY में, तो $1 में हम जानते हैं 110.15 जापानी येन चल रहे हैं, ठीक है। जापानी येन का रेट चल रहा है इतना। अब अगर इसका रेट भी बढ़ गया, ये हो गया 110.25 जापानी येन, तो यहां क्या बढ़ा, ये जो चीज बढ़ी प्लस 0.10, ये क्या बढ़ी 0.10 पैसा नहीं, क्योंकि पैसा तो जब तक था ना जब तक इसके सामने इंडियन रुपीज था। अब इसके सामने जापानी येन आ गया, ठीक बात। अब ऐसे ही रुक जाओ, इसे ही रोकते हुए अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं करता हूं यूरो, और यूरो के सामने लिख देते हैं हम सिंगापुर डॉलर, SGD सिंगापुर डॉलर, ठीक है। उसका कुछ रेट है, ठीक है। और अगर उसमें भी, अब सिंगापुर डॉलर का मुझे रेट याद नहीं, मैं यूरो के सामने आपको लेके चलता हूं, यूरो के सामने लेके चलता हूं जापानी येन। कहाँ गया, जापानी येन, ठीक है। अब अगर यूरो में जापानी येन की बात करें हम, तो कितने जापानी येन होते हैं एक यूरो में, ये होते हैं आपके लगभग लगभग 130, कहाँ गया 130.30 जापानी येन होते हैं। और अगर वे बढ़ के हो गए 130.50, तो जो 20 पॉइंट्स का 0.20, यानी कि असली में जो प्लस 20 पॉइंट्स बढ़े, वो क्या बढ़े, जापानी येन या क्या नहीं पता ना। ऐसे क्योंकि यार हर देश की अपनी करेंसी। अब हमारे एक इंडियन रुपीज में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक यूएस डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, CNTS। ऐसे ही जो जितनी करेंसी हैं उन सब के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, पर किसी को याद तो नहीं ना, किसी को नहीं पता। अब ऐसे ही अगर दो ट्रेडर हैं भाई आपस में, एक बंदा तो हो गया कहाँ का, इंडिया का, इंडियन रुपीज वाला, दूसरा बंदा हो गया जापान का, तीसरा बंदा हो गया अमेरिका का, USA का, ठीक है। तीनों ने ट्रेड करा। इस बंदे ने USD INR में ट्रेड करा, इंडिया वाले ने, जापान वाले ने USD JPY में ट्रेड करा, और USA वाले ने USD कैनेडियन डॉलर में ट्रेड करा। अब तीनों के अब क्या है ना, ये 74.50 से 60 हो गया, तो इसे प्लस 10 पॉइंट बने इंडिया वाले को। ऐसे ही USD जापानी येन में ट्रेड करने वाले के 110.20 से इसके भी 110.35 बने, तो इसके बने 15 पॉइंट्स। अब तीसरे वाले बंदे की USD कैनेडियन डॉलर वाले के, इसके बने भाई, एक कहां गया, USD कैनेडियन डॉलर का रेट है 125.25 का, और इसके बन गए तुम्हारे 25 पॉइंट्स, 25 25 50 हो गए, तो इसके बन गए 25 पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या लगता है ये तीनों आपस में क्या बात करेंगे, यू क्या कहेगा इंडियन रुपीज वाला कि यार मेरे तो 10 पैसे बने, जापानी येन वाला अपनी गावेगा भाई मेरे तो 15 बने, क्या बने भाई वो तो मुझे भी नहीं पता क्या बने, ठीक है। वो रुपए नहीं बोल सकता
क्योंकि रुपए तो उसे भी नहीं पता रुपए क्या होते हैं। ऐसे ही इंडिया वाले को नहीं पता जापानी वाले ने क्या बनाया। अब कैनेडियन डॉलर वाले को, जो इधर यूएसए का बंदा है, उसे ये नहीं पता कि अरे क्या बोल रहा, 15 पैसे, 15 रुपए, 15 जापानी, जो भी। तो फिर यहाँ पे एक पिप सिस्टम आया कि भाई इसके बने हैं 10 पिप, इसके बने हैं 15 पिप और इसके बने हैं 25 पिप। क्लियर हुआ? तीनों को एक कॉमन ग्राउंड मिला ना, आपस में कंपेयर करने हैं कि भाई तेरे कितने पिप बने, मेरे कितने पिप बने। ठीक है, क्लियर? अब क्या है ना, अब क्या है कि इसे, इस छोटी, सबसे छोटी इकाई को ही पिप कहते हैं। अब तुम्हें समझ आया होगा। दरअसल एक पिप का मतलब होता है एक बेसिस पॉइंट, और एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है ये, एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है उस करेंसी के 1% का 100वां हिस्सा, 1% का 100वां हिस्सा उस करेंसी के। ये इसकी फाइनेंस में जो डेफिनेशन यूज होती है वो है कि एक बेसिस पॉइंट का मतलब है किसी भी करेंसी में एक बेसिस पॉइंट होगा, उस करेंसी के 1% का 100वां हिस्सा। तो 1% बटे 100 बराबर ये हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100, परसेंटेज ऐसे ही तो बनता है, तो बराबर हो जाएगा 0.0001। ये इसकी दशमलव में प्रदर्शन ये है। तो ये है असली में एक पिप। ठीक है भाई, अब इसे समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्या है इसका कहने का सार। पहले तो बेसिस पॉइंट की डेफिनेशन समझ लो। देखो ये रहा बेसिस पॉइंट, आधार बिंदु। बेसिस पॉइंट वह बिंदु होता है जिसका प्रमुख अर्थ ब्याज दरों और वित्त में, यानी फाइनेंस में प्रतिशत के माप के लिए एक सामान्य इकाई होती है। आधार बिंदु यानी बेसिस पॉइंट 2% या दो ब्याज दरों के बीच के प्रसार यानी कि डिफरेंस के आधार से आता है। देखो हिंदी की डेफिनेशन है, तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर देगी। मोटा मोटी यहाँ आते हैं। आधार अंक यानी बेसिस पॉइंट 1 यानी कि 0.01%। 100 आधार अंक चेंज होने का मतलब है कि 1% का डिफरेंस हो जाना। जैसे कि कभी तुमने सुना होगा कि आरबीआई हैज चेंज्ड इट्स इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। तो 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब समझे, 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब तो 1%, 25 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1/4%, यानी कि 1/4%। ठीक है, अब तक रेट चल रहे थे 6%, नाउ रेट इंक्रीज टू 6.25%। इस तरह अगली बार जब तुम देखोगे, देखो जैसे 1% परिवर्तन बराबर 100 आधार अंक। ठीक है, और एक पॉइंट का एक आधार अंक बराबर 0.01%। समझ आ रहा? और ऐसे ही 25 बेसिस पॉइंट, 25 आधार अंक बराबर 0.25%। कंफ्यूज तो नहीं हुए? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे साइड कर दो, इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ने की तुम्हें। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि आपने देखा यूएसडी में जेपीवाई 110.13 चल रहा है, मानने की बात है, आप फॉरेक्स ट्रेडर हो और आपने देखा किसी टाइम की यूएसडी में जापानी येन का रेट चल रहा है भाई 110.13, और अगले ही पल ये हो गया 110.14। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो आप इसे कैसे समझेंगे? तो आप कहोगे भाई एक पिप बढ़ गया, एक पिप चेंज हो गया, यानी एक पिप वैल्यू बढ़ गई। अगर ये हो जाता है 110.20, तो अब बढ़ जाता है यहां से यहां तक 7 पिप, प्लस 7 पिप हो गए भाई। ठीक है, और अगर ये हो जाता 110.10, तो हम कहते भाई 3 पिप वैल्यू घट गई, 3 पिप कम हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें और इस वाले में कुछ अंतर दिख रहा। यूरो में यूएसडी, इसका मान है दशमलव के बाद 4 अंक तक, 1 2 3 4। ठीक, ये 25 से हो गया 26, तो इसमें हो गया 1 पिप का बढ़त, 1 पिप से। ठीक है, और यहां भी 1 पिप से बढ़त है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं 1.1825 से, ये हो गया 1.1826 यूरो में यूएसडी। अब तुम कह रहे हो यार ये मतलब ऐसा क्यों है, यूएसडी में जीपीवाई दशमलव के बाद 2 अंक तक है और यूरो में यूएसडी दशमलव के बाद 4 अंक तक है। तो भाई मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो हैं, दो तरह से वैल्यू प्रदर्शित की जाती है। एक तो दशमलव के बाद 2 अंक तक, ठीक है, और एक दशमलव के बाद 4 अंक तक। ठीक है, अब ये दशमलव के बाद 2 अंक तक कहां इस्तेमाल होगी, जहां भी जिस भी करेंसी पेयर का क्रॉस जापानी येन के साथ होगा उसकी वैल्यू हम दशमलव के बाद 2 अंक तक प्रदर्शित करेंगे, बस।
उससे ज्यादा नहीं। और जहां और सारे अदर पेयर्स में वैल्यू दशमलव के बाद 4 अंकों तक जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब यूएसडी आईएनआर, कभी आप रेट चेक करियो, गूगल पर कर लियो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ यूएसडी आईएनआर, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा आजकल 74.3254। ठीक है, 74.3254। अब 74.3254 में अगर मुझे 10 पिप बढ़ानी है तो ये हो जाएंगे 54 की जगह 65, 54 की जगह 64 लास्ट से। ठीक है ना, तो सबसे पहली पिप है इसकी ये। ठीक, और अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहली पिप है ये। ठीक है, देखो यहां से एक हो गया, यानी एक पिप बढ़ गया, और ये यहां से ये हो गया, ये 5 पिप बढ़ गया, ये अभी कोई पिप, ये बढ़ा कितने पिप, हाँ यहां भी देखो एक बढ़िया एग्जांपल है, ये 74 से 75 हो गया तो कितने पिप बढ़ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, समझे कुछ कुछ। अगर एक पिप बढ़ता तो यहाँ एक होता, 10 पिप बढ़ता या 11 पिप बढ़ता तो यहाँ 11 हो जाता, 111 पिप बढ़ता तो यहाँ 111 हो जाता। अब 1111 पिप बढ़ता तो यहाँ सारे हो जाते 75.1111। ठीक, ये बढ़ गया आपका 1111। यानी कि अगर मेरा 74 से 75 हो गया तो 74 के आगे 4 जीरो लगनी थी और इसके आगे 4 जीरो लगनी थी। ठीक है, तो यो कितना जुड़ा होगा इसमें भाई, 74 में 1000 जोड़ेंगे तो यहां 1000 लिखा होगा, 2000, 3000, 4000, 74 में 10,000 पिप, 10,000 पिप बढ़ने पे 75 बनेगा। ठीक, ये हम रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं आपकी 4 अंकों, दशमलव के बाद 4 अंकों वाली। ठीक, ऐसे ही यूरो में यूएसडी 1.1800 है, मान लो 1.1800 है, तो इसे 1900 होने में कितने पिप बढ़ना पड़ेगा, 100 पिप। ठीक है, और अगर ये बढ़ता है आपका 500 पिप तो एक पॉइंट प्लस इसमें 500 कर देंगे। ठीक है, ज्यादा बोरिंग हो रहा है क्या लेक्चर, एक पॉइंट इसमें 500 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 1.2300। ठीक, इसे जब करोगे ना आप ट्रेडिंग तो ज्यादा क्लियर तुम समझ पाओगे। अब देखो नॉर्मली करेंसी पेयर्स दशमलव के बाद 4 पॉइंट्स वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ एक्सेप्शन है जेपीवाई वाले पेयर्स दशमलव के बाद 2 अंकों 2 पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई 110.70, यूरो जेपीवाई 130.30, जीबीपी जेपीवाई 152.00, ऑस्ट्रेलियन जेपीवाई 81.72। यानी कि जितने भी पेयर्स में जापानी येन सामने लिखा होगा वो दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही प्रदर्शित किए जाएंगे, बाकी सब 4 पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, 4 पॉइंट्स वाले होते हैं। ठीक, अब आजकल मैं तुम्हें बताऊं, ये है देखो पिप का हिसाब किताब, दशमलव के बाद 4 अंक तक, 1 2 3 4। ठीक, इतना पिप था, अब तक इतना ही पिप था। पर अब जैसे जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग फेमस होती जा रही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या करते थे ना, पहले ब्रोकर आपको दशमलव के बाद 4 अंक तक ही दिखाते थे, इतना दिखाते थे, इतना। पर अब क्या हो गया है, जैसे जैसे ब्रोकर्स बढ़ गए हैं, ब्रोकर में आपस में भी कंपटीशन होने लगा कि कौन कितना कम कमीशन पर काम करेगा। ठीक, तो ब्रोकर ने पिप को भी तोड़ दिया, अब पिप के भी 10 हिस्से कर दिए। ठीक है, उसे बना दिया पिपेट, यानी कि अब उसे और 5वें अंक तक प्रदर्शित करने लगे। ये जो 5वां अंक है ना, ये पीला वाला दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, ये 5वां अंक है पिपेट। ठीक है, और ये है आपकी पिप्स दशमलव के बाद 4 अंक तक, ये आपको प्रदर्शित हो रही होगी। यूरो में यूएसडी 1.9556 से अब तक क्या हो रहा था, 1.95 नहीं 1.1957, तो हम क्या कह रहे थे भाई, एक पिप बढ़ गया। ठीक है, पर अब इसने क्या कर दिया काम, 1.9556 के आगे भी डिफाइन कर दिया एक अंक। ठीक, तो अब ये जो आपके जहां तक जहां 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 भी आपके 4 अंक थे ना दशमलव के बाद, वहां 5 अंक दिखेंगे, और जहां पे 2 अंक थे दशमलव के बाद, वहां आपको तीसरा अंक भी दिखेगा, उस तीसरे अंक को पिपेट कहते हैं। ये रहा, देखो कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हरे वाला पिप, पीले वाला पिपेट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं इसे, कि दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो चारों अंक में पिप की कहां वैल्यू पिप से है और कहां पिपेट से है। तो ये तो आपका हो गया पिपेट, यानी कि एक पिप बराबर 10 पिपेट। ठीक, यानी कि जो 2 पिप है असली में 0.2, जो 2 पिपेट है वो 2 पिप है। आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, यहां तक ध्यान दो बस, इसे अगर छोड़ भी दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये 38 है,
1.1538। तो इस 38 में अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ूं, इतना, तो ये है मेरी 8 पिप, और ये हो गई मेरी 38 पिप, और ये हो गई मेरी 538 पिप, ठीक, और ये हो गई मेरी पूरी 1538 पिप्स, ठीक। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, सैकड़ा हजार, ठीक, समझे। और यहां पे अगर मुझे 1 से 2 करना है तो मुझे यहां पे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और 10,000, ठीक। थोड़ा सा मैं डेप्थ में जा रहा हूं कि 1 से 2 तक होने में भाई 10,000 पीप बढ़ना पड़ेगा। अभी उधर नहीं जाते ना, तो इतना बड़ा मूवमेंट आता, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये इकाइकांक है, ये दहाइकांक है, ये सैकड़ा, ये हजार, यहां लिखा होगा। अगर मुझे इस 38 में 10 पिप बढ़ानी है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 48, ठीक है। 10 पिप जोड़ दी ना मैंने इसमें, 10 जोड़ दी तो 3 रेख 4 और 8 का 8 8, ये हो जाएगा 48, 1548, ठीक। अब इसके बाद जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में चार्टिंग में देखेंगे तो आपको कोने में इस तरह का एक विंडो देखने को मिलेगा, जिसमें जैसे आपका लिखा है ना 0.9945 और साथ में लिखा है छोटा सा 6, तो ये चीज है पिपेट, और दशमलव के बाद 4 अंक तक, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये है इकाई का अंक 5 और ये इसमें इकाई का अंक 7, ठीक। तो भाई इसमें जो है ना, ये आपका बिड, ये आस्क, ये आपका बिड हो गया, ये हो गया आस्क, बिड प्राइस आस्क प्राइस, जिसमें अंतर को, जिसके अंतर को हम बोलते हैं स्प्रेड या कमीशन उस ब्रोकर का, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जब आप ट्रेडिंग करोगे तो इस तरह की आपको एक विंडो देखने को मिलेगी, और उस, कहाँ गया, इस तरह की आपको विंडो देखने को मिलेगी। उस विंडो से हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस सिंबल में कितने पिप का मूवमेंट आ सकता है, या कितने पिप के मूवमेंट से हम ट्रेड कर रहे हैं। कहाँ ये रहा, ठीक ठीक, अच्छा। तो ये आपका ये हो गया मेरा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसकी वैल्यू है आपकी 5 पिप, इसकी वैल्यू है आपकी 70 पिप, अगर यहाँ हटा दो, वैसे 70 वैसे ही 75 पिप है, सीधा बताऊं, इसकी वैल्यू है आपकी 875, ये मैंने सब बता दिया आपको। यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, ये आपका है बिड प्राइस, ये आपका है आस्क प्राइस। बिड और आस्क की डेफिनेशन हम अगली वीडियो में देख लेंगे, यहाँ मैंने आपको बता दिया पिप ये है आपकी, ठीक है। और देखो जैसे ये इतने सारे सिंबल हैं, ये सिंबल हैं अलग 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 अलग, खूब सारे सिंबल हैं, ये यूरो यूएसडी, जीपीयूएसडी, ये सब सारे सिंबल्स हैं। इसमें ये है बिड प्राइस, ये है आस्क प्राइस। इसे आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देख लें हम, यूरो यूएसडी 1.1878 तो ये जो पांचवा अंक है ये है आपका पिपेट, बाकी दशमलव के बाद 4 अंक तक ही पिप्स हैं, और जितने भी पेयर्स में आपको जेपीवाई मिलेगा वो दशमलव के बाद 2 अंक तक डिफाइन है। ये रहा जेपीवाई, दशमलव के बाद 2 अंक तक, तीसरा उसमें है पिपेट, दशमलव के बाद 2 अंक तक, तीसरा उसमें है पिपेट, ठीक है। यहां से हम सेल कर देंगे, यहां से बाय कर देंगे, दशमलव के बाद 4 अंक तक हम डिफाइन है, पांचवा हमारा पिपेट है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज बिड, व्हाट इज आस्क, स्प्रेड क्या होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और बस इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये मेरा एक मोटिवेशन का सोर्स है। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।